नमस्कार दोस्तों। आज हम युवा लेखक रणविजय राव की कहानी दिन भर की बात का पाठ करेंगे। आज बिना अलार्म बजे ही उसकी आंख खुल गई। खिड़की का पर्दा हटाकर देखा तो अंधेरा छट गया था और सूरज निकलने की तैयारी में था। घर के बाहर लॉन में नजर पड़ी तो एक चिड़िया धूल में नहा रही थी। पंख फैलाकर कभी वह लौट जाती तो कभी पंखों को झाड़ती। कंधे में लटकी लाल गमछी से पसीना पोंछता हुआ पेपर वाला पेपर फेंक कर चला गया। चिड़िया भी धूल उड़ाती उड़ गई और कुछ देर सन्नाटा पसरा रहा। उसने उंगलियों में उंगलियां जुटाए दोनों हाथ ऊपर किए और आराम से उपजी रात भर की थकान को दूर भगाते हुए जोरदार अंगड़ाई ली। ऐसा करते ही जैसे उसमें फुर्ती आ गई और उसे क्या क्या करना है सब एक झटके में स्पष्ट हो गया। फूलमती, जिसे उसका पति और अन्य रिश्तेदार प्यार से फूल कहकर बुलाते हैं, वह है भी तो फूल सी कोमल और पला की खूबसूरत, सौम्य, चुलबुली और जरूरत पड़ने पर गंभीर भी, जैसे वह निहायत कोमल और रेशमी तानों बानों से बनी हुई हो। पढ़ाई लिखाई में अव्वल, व्यवहार कुशल, पाक कला में निपुण और दफ्तरी कामकाज भी जैसे चुटकियों में निपटाती हो। घर हो, दफ्तर हो, शादी ब्याह हो या अन्य पारिवारिक आयोजन, फूल को बड़ी शिद्दत से याद किया जाता है। उसने बनाया है तो बच्चों को भरोसा है कि खाना स्वादिष्ट ही होगा। वह है तो परिवार निश्चिंत है कि संभाल लेगी वह सब कुछ। वह है तो सब निश्चिंत हैं दफ्तर में भी कि सारा काम कुशलता से निपटा लेगी, यानी स्पीड विद एक्यूरेसी। अच्छा होना जैसे उसके लिए सजा हो गई है। तो क्या करे वह और कहां से शुरू करे, यह स्पष्ट हो गया था अब। सबसे पहले उसने पानी का गर्म गिलास पिया और शेष पति के लिए फ्लास्क में रख दिया। समय बचे इसलिए उसने शौच जाने से पूर्व छोले उबालने के लिए कुकर में चढ़ा दिए ताकि जब वह निवृत्त होकर आए तब तक तो सीटी बज ही जाए। ब्रश में पेस्ट लगाकर दांतों पर फिराया ही था कि अचानक दाईं ओर की दाढ़ में एक टीस सी उठी। कई दिनों से वह डॉक्टर के पास जाने की सोच रही थी पर वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। इस बार पक्का कर लिया था कि वह डॉक्टर के पास जाएगी। हाथ मुंह धोकर चाय चढ़ाई। उसने पति सुभाष और बच्चों को भी जगा दिया। झटपट उसने पूड़ी के लिए आटा भी गूंद लिया। पिछले 3 दिनों से बच्चे फरमाइश कर रहे थे। 3 दिन इसलिए टाला कि तली भुनी चीजें खाने में थोड़ा गैप हो जाए। बच्चे तैयार थे। टिफिन पैक होते होते बच्चों ने नाश्ता किया। नाश्ते में आज दूध का मीठा दलिया, बटर ब्रेड और केला था। थोड़ी देर बाद पतिदेव सुभाष गाड़ी स्टार्ट कर चलने को तैयार थे। बच्चे गाड़ी में बैठे और चल दिए। जब तक सुभाष उन्हें छोड़कर आते, इस बीच फूल को नहा धोकर कपड़े सपड़े पहनकर तैयार हो जाना था। दोनों का टिफिन तैयार करने के लिए थोड़ी पूड़ियां और तलनी थी। आधा पौना घंटा ही था उसके पास। सुभाष को भी तो तैयार होने में समय लगेगा। कौन सी साड़ी पहने इसी उधेड़बुन में थी कि तभी उसे वार्डरोब में कलमकारी वाली साड़ी दिख गई जो उसके पति ने सिल्क फैब से खरीद कर दी थी। फूल उसे बड़े शौक से पहना करती। उसी से मैचिंग बिंदी, कानों का झुमका, चूड़ियां, कंगन, पेंडेंट, सैंडल सब निकालकर उसने ड्रेसिंग टेबल पर रख लिया था ताकि जब वह बाथरूम से बाहर निकले तो कुछ खोजने में समय न गवाना पड़े। इतनी जल्दी जल्दी करने के बाद भी वह थोड़ा लेट हो गई। सुभाष बोले, आज दफ्तर में सुबह सुबह ही मीटिंग है मेरी, सो मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा। और सुभाष गाड़ी लेकर तुरंत ही निकल पड़े। फूल तैयार हो गई थी पर अब उसे मेट्रो से ही जाना पड़ेगा। मेट्रो का ख्याल आते ही उसे भागते दौड़ते लोगों की भीड़ दिखने लगती है। हो भी क्यों ना, क्योंकि महानगर में सुबह से ही लोगों का एक रेला निकलता है। सबको दफ्तर पहुंचने की हड़बड़ी।
रेलवे स्टेशन, मेट्रो, लोकल ट्रेन, बस, ऑटो, कार, सब में लोग लदे हुए होते हैं। जैसे यह रेला नहीं, एक दानव हो, और यह दानव अन्य लोगों के साथ फूल को भी सुबह सुबह निकल जाता है और पस्त हाल में देर शाम सबको उगल देता है। ऐसे में जिंदगी का एक एक दिन एक मुकम्मल तर्जुबा लेकर आता है। फूल मेट्रो पहुंची तो देखा लंबी लाइन लगी हुई है। हर चीज के लिए लाइन है। टोकन की लाइन, चेकिंग की लाइन, स्मार्ट कार्ड पंच करने की लाइन, और जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचो तो मेट्रो के अंदर जाने की लाइन। हर तरफ लाइन ही लाइन लगी हुई है, जैसे कि जिंदगी इन लाइनों में ही सिमट कर रह जाएगी। इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अब वह मेट्रो में बाकायदा सवार हो गई थी। भीड़ तो थी, लेकिन सुरक्षित जगह देखकर उसने अपने आप को वहां टिका लिया था। घर से निकलने से लेकर मेट्रो में सवार होने तक की आपाधापी से अब वह मुक्त हो गई। फूल के दिमाग में घर, दफ्तर और फिर घर वापसी के साथ साथ बच्चों के स्कूल से घर लौटने तक की बातें एक एक कर दिमाग में घुमड़ने लगी। उसने एक बात तो तय कर ली थी कि दफ्तर का काम या वहां की किसी बात को घर पर नहीं लाना है, और दूसरी बात कि उसके बारे में सोचना भी नहीं है। मतलब दफ्तर के समय दफ्तर और घर में सिर्फ घर की बातें। यही सब बातें चल रही थी कि उसकी उंगलियां चेहरे पर आई लटों को हटाने के लिए माथे पर गईं तो सहसा उसे अपनी आईब्रो का ध्यान हो आया। उसे याद आया हफ्ते 10 दिन से ज्यादा हो गया है। लोग देखते होंगे तो पता नहीं क्या सोचते होंगे। फूल ने निश्चय किया कि आगामी रविवार को सुबह सुबह वह पार्लर जाकर उसे दुरुस्त करवाएगी। फूल का ध्यान अपने शरीर के रखरखाव पर भी अनायास ही चला गया। दरअसल कामकाजी महिलाओं और सामाजिक रूप से सक्रिय महिलाओं को तो इन सब चीजों का ध्यान रखना ही पड़ता है। अब तो गृहिणियां भी कम ध्यान नहीं रखती अपना। उन पर भी टीवी विज्ञापनों का दबाव कम नहीं होता। कामकाजी महिलाओं की तरह वे भी एक कुशल मालिन की तरह अपनी देह की बगिया को संवार कर रखती हैं, ताकि धूल धक्कर ना बैठे बदन के किसी अंग पर। तो फूल को भी यह ध्यान आया कि आगामी छुट्टी के दिन यानी शनिवार को वह घर के कामों से जल्दी छुट्टी पाकर खीरे का रस या पके पपीते के छिलके को रगड़ रगड़ कर चमड़ी की नमी को बनाए रखने का भरसक प्रयास करेगी, क्योंकि बाहर की कड़कती धूप से देह कुमलाने लगती है। चाहे कितना भी सनस्क्रीन लोशन लगाए, काम नहीं चलता उससे। परफ्यूम खरीदने की बात भी दिमाग में कौंध रही थी। एक सहेली ने बताया था इस बार टाइटन स्किन न्यूड परफ्यूम खरीदना, तो यह भी खरीदना है उसे। फूल को पता है उसके परिवार का आसमान उतना विशाल नहीं है कि जो मन चाहे कर ले। एक मर्यादा और संस्कृति की सीमा रेखा के भीतर जितनी कुछ जरूरत होती है सब कुछ है उसके पास। इस बात का संतोष था उसे। मन ही मन में सुभाष और उसकी रोमांस का वितान भी तन कर खुल गया उसके सामने। पति की मनचली रस भरी रोमांटिक बातें याद आने लगी। खैर, ये तो शादी के शुरुआती दिनों की बात थी। दोनों के बीच आहिस्ता आहिस्ता सयानापन बढ़ने लगा था। बातचीत में अब चांद सितारों की जगह बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी भविष्य की बातों ने ले ली थी। याद आया उसे कि बच्चों की आरडी मैच्योर होने वाली थी। दफ्तर पहुंचकर सुभाष को मैसेज कर देगी कि बैंक जाकर पता कर ले। फोन करने से चिढ़ जाते हैं सुभाष। कहते हैं जब मीटिंग में होता हूं तभी फोन करना होता है तुम्हें। मैसेज कर दिया करो, फुर्सत मिलते ही कॉल बैक कर लूंगा। यह सब सोचकर फूल ने मैसेज ही कर दिया। तभी मेट्रो की घोषणाओं पर उसका ध्यान गया। अभी उतरने में 2 स्टेशन बाकी थे। जैसे जैसे उतरने का समय निकट आ रहा था, उसकी थुकथुकी बढ़ती जा रही थी। दफ्तर में जब से बायोमेट्रिक अटेंडेंस का दौर चढ़ा है, प्रायः सबको यह दुखदुखी लगी रहती है। अब उसके दिमाग में यह बात चल रही है कि 10 बजे से पहले अंगूठा टेक दे। ऑफिस में टेबल पर पड़े कामों को निपटाने की बात भी उसके दिमाग में चल रही थी। अगला स्टेशन केंद्रीय सचिवालय है। यह घोषणा सुनते ही
वह सतर्क हो गई। हो भी क्यों ना, क्योंकि उतरने वालों की भीड़ भी तो होती है, चढ़ने वालों की भी उतनी ही भीड़ होती है, और यदि समय से न निकले तो भीड़ अंदर ही धकेल देती है। फूल फटाफट दफ्तर पहुंची। सुरक्षा जांच के बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन पर पहुंची तो वहां भी लाइन लगी हुई थी। उसकी बारी 10 लोगों के बाद थी। जब बारी आई और आईडी डालकर अंगूठा लगाया तो पहला अटेम्प्ट रिजेक्ट हो गया। दोबारा फिर कोशिश की उसने, लेकिन फिर वही हुआ। लाइन में पीछे खड़े लोग कुनमुना रहे थे। तर्जनी उंगली को अपने दुपट्टे से रगड़कर उसने तीसरी बार कोशिश की तो वह सफल हुई। तब तक 10 बजने में केवल 5 सेकंड शेष रह गए थे। फूल ने राहत की सांस ली और कहा, शुक्र है 10 से पहले लग गई अटेंडेंस। दफ्तर बड़ा है तो कैंपस भी उसी हिसाब से है। कमरे में पहुंचने में अभी समय शेष था। रास्ते में सुमोना मिल गई। एक कॉन्फ्रेंस की ड्यूटी के दौरान उससे जान पहचान हुई थी फूल की। सुमोना कहने लगी, गर्मी कितनी तेज है, जल्दी जल्दी चलने में पसीने छूटने लगते हैं। बात सही भी थी। फूल जब लिफ्ट के पास पहुंची तो वहां भी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो उसने सीढ़ियों से जाने का निर्णय लिया। 6ठे फ्लोर पर था उसका कमरा। तीसरे फ्लोर पर रुककर उसने थोड़ी सांस ली और फिर चल दी। अब वह अपने कमरे में थी। उसने टेबल पर पर्स रखा, आंखें चतुर्दिक घुमाई और पलक झपकते ही सारी सूचनाएं बटोर ली कि कौन आया है और कौन नहीं आया। गर्मी बहुत थी आज। फूल ने पर्स से रुमाल निकालते ही बिंदी बचाते हुए अपना चेहरा पहुंचा। शाखा के समन्वयक ने काम रखवा दिया टेबल पर, इस ताकीद के साथ कि आज ही इसे फाइनल करके भेजना है। अब उसके सामने एक अनगढ़ राइटिंग में लिखा किसी अनुवादक का पोर्शन था। पृष्ठों पर अंकित बड़े बड़े अक्षरों में कोई बैलेंस नजर नहीं आया उसे, जैसे शब्दों को अजीबोगरीब तरीके से चुन लिया गया हो। वह अंग्रेजी के शब्दों और भाव से मेल खाता हो या नहीं, इससे करने वाले को कोई मतलब नहीं था, ऐसा साफ स्पष्ट हो रहा था उसे। किसने किया है ये? उसे लगा कि वह यह पूछे और वापस कर दे, दोबारा करने के लिए बोले, पर फूल ने कुछ नहीं बोला। अगर कोई सालों साल काम करने के बाद भी काम को न समझ पाए तो उपाय ही क्या है। कुछ वक्त बाद उसकी सहेलियों ने चाय के लिए बुलाया, पर काम की अर्जेंसी को देखकर फूल ने मना कर दिया और बोला, शाम की चाय साथ में पिएंगे। फूल के कुशल व्यवहार, बात करते समय चेहरे पर हमेशा एक मधुर मुस्कान और सबसे बढ़कर काम के प्रति समर्पण, जुझारूपन और उसकी आंतरिक ऊर्जा से लोगों को बहुत आश्चर्य होता, मानो वह थकना और मना करना जानती ही नहीं थी। इसका परिणाम यह होता कि औरों की तुलना में उसे ज्यादा काम करना पड़ता। कुछ लोगों की काम चोरी का परिणाम भी फूल को ही भुगतना पड़ता। लंच ब्रेक का समय हो गया था। फूल टिफिन लेकर चली गई लंच करने अपनी सहेलियों के साथ। सब अलग अलग डिशेस बनाकर लाई थी। एक दूसरे से डिशेस को साझा कर निपटा दिया गया लंच और निकल गई थोड़ी देर बाहर गपियाने के लिए। चाय पीने और लंच का समय ही वह समय था जब फूल अपनी सहेलियों से मिलती, दुख सुख साझा करती, दफ्तर की सूचनाएं एकत्र करती, किसका किसके साथ क्या कैसा क्यों चल रहा है सब कुछ साझा करती, हंस बोलकर। हंसती तो ऐसे जैसे जूही, चंपा, चमेली और बेला सब एक साथ झर रही हूं। झीसी फुहार से शुरू होकर बूंदाबांदी और थोड़ी ही देर में मूसलाधार हो जाती वे सब। दफ्तर के पुरुषों का ध्यान अचानक खींच लेती वे अपनी खिलखिलाहट से। वे आपस में ही फुसफुसाने लगते, जाने क्या क्या बतियाती रहती हैं, बेहद बदरसी हैं ये सब। अब अपनी शाखा में थी फूल। थोड़ी ही देर में काम निपटने वाला था।
दरअसल वह भाषा की जादूगरनी थी और भावनाओं का अच्छा खेल खेल लेती थी। शाखा में बातचीत के दौरान साहित्यिक, राजनीतिक समझ, विश्व दृष्टि आदि पर बात रखते समय वह अपने विचारों को व्यवस्थित कर लेती थी और बड़े ही सधे अंदाज में अपनी बात रखती थी। लोग इसकी इस बौद्धिकता के कायल थे। देखते ही देखते चाय का समय भी हो गया था। सहेली ने फोन किया, चलो कैंटीन चाय के लिए। कैंटीन में काफी चहल पहल थी। लोग अलग अलग समूहों में खड़े बतिया रहे थे। खाने की चीजों के साथ साथ लोग चाय की चुस्कियां भी ले रहे थे। बीचों बीच में किसी मजाक भरी बात पर जोर का ठहाका पड़ता। कुल मिलाकर शाखा के बोझिल माहौल से लोगों को थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाता था चाय के बहाने। चाय पीकर कमरे में जा ही रही थी फूल कि रास्ते में एक अधिकारी मिल गए। वह जब भी मिलते बड़े आत्मविश्वास के साथ मिलते और कहते, सब ठीक रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं, मौज करिए, बस किसी की परवाह मत कीजिए। हालांकि फूल उनकी इस बात का बुरा नहीं मानती थी और वह जानती भी थी कि बड़े ही भले इंसान हैं और नेक इरादे से ही बोलते हैं। बस फूल को अटपटा इसलिए लगता था कि दूसरे सुनेंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि बौद्धिक रूप से बहुत से लोग अकल से पैदल होते हैं। आप समझ ही सकते हैं। अब वह अपनी शाखा में थी। सीट पर तशरीफ टिकाते ही मोबाइल बज उठा। दूसरी ओर सुभाष थे। ठीक तो हैं? फूल ने पूछा। हाँ, सब ठीक है। अच्छा, आज घर पहुंचते ही घर का सामान लेने। फूल कुछ कहती, तभी सामने से आवाज आई, तुम ले लेना। आप कब तक आओगे? देर हो जाएगी। तो फिर अब फिर से मुझे मेट्रो से ही। हाँ ठीक है। यह कहकर फोन काट दिया था फूल ने। सुभाष को मन ही मन कोसते हुए कि इनका तो रोज का यही ड्रामा है। अब दफ्तर से निकलने का समय भी हो गया था। फूल ने कंप्यूटर ऑफ किया और जरूरी सामान ड्रॉर में रख दिया। कमरे से फाइनली निकलने के पहले वह वॉशरूम से भी निपट लेना चाहती थी, सो वहां से भी निपट गई। उसने अपना पर्स उठाया और निकल पड़ी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की लाइन में। वहां फिलहाल 2-4 ही लोग थे। अब सब सुबह जैसा था। दफ्तर से मेट्रो, वहां से सिक्योरिटी चेक की लाइन, फिर स्मार्ट कार्ड पंच की लाइन और फाइनली मेट्रो में चढ़ने की लाइन से फारिग होकर अब वह मेट्रो में सवार थी। भीड़ वैसी ही थी जैसी अमूमन सुबह में होती है। सीट तो मिलनी नहीं थी, तो वह सुरक्षित स्थान पर टिककर खड़ी हो गई। दिन भर की आपाधापी के बाद अब वह जैसे थके हारे दिन को भी सर पर रखकर लौट रही थी। उसे ध्यान आया, मायके और ससुराल में भी बात कर हाल चाल पूछना है। मायके से तो मम्मी का फोन अक्सर आ जाता तो बात भी हो जाती थी, पर सास ससुर दूसरी जगह थे तो फूल को ही फोन कर हाल चाल पूछना होता था। सुभाष ने तो जैसे इसकी ड्यूटी ही लगा दी थी। और हाँ, ननद से भी तो बात करनी है उसे। इधर कुछ समय से ननद से नहीं बन रही थी उसकी। यह सब छुट्टी के दिन ही निपटाएगी। अब उसे याद आया दूर के मौसा जी जो दिल्ली में ही रहते हैं, द्वारका की तरफ। उनका निधन हो गया था। सुभाष को भी ना हर चीज याद दिलानी पड़ती है। सब कुछ उसे ही याद रखना पड़ता है। घर परिवार का हाल चाल, नाते रिश्तेदारी में शादी ब्याह, आना जाना, मिलना मिलाना, सब कुछ। कई बार तो उसे लगता था कि वह सिर पर भारी बोझ लिए फिर रही है। इसी उधेड़-बुन में डूबते उतरते उसका स्टेशन भी आ गया। स्टेशन और घर के बीच की दूरी नापते हुए उसे ध्यान आया कि छोटे बेटे की कई दिनों से बटर चिकन की फरमाइश है। वह सोचने लगी आज उसकी फरमाइश भी पूरी कर दी जाए। घर पहुंचकर थोड़ी स्थिर भी नहीं हुई थी कि यथोचित फैसला कर बच्चों के झगड़ों को निपटाना पड़ा।
घर के सब कामों और रात्रि भोजन से निवृत्त होकर अब वह बिस्तर पर थी। वह यह तय नहीं कर पा रही थी कि इस भरे पूरे दिन को वह संतोषप्रद कहे या नहीं। सुभाष बगल में बैठे अपने मोबाइल पर व्यस्त थे। फूल को कोफ्त हो रही थी। पता नहीं इसमें क्या देख रहे हैं और इसे देखने में इन्हें कितना संतोष मिल रहा है। फूल को खींच होने लगी। आखिर किस काम का है ये बंदा? अपने में व्यस्त रहता है, न घर की चिंता है न बच्चों का ख्याल। आखिर मैं भी तो नौकरी करती हूँ। यदि मैं भी ऐसा ही करूं तो कैसे चलेगा? जब साथ बैठे हों तो दो बात बतिया सकते हैं, सुख दुख की, बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, मकान की किस्तें, सास ससुर के बारे में। लेकिन यह बंदा तो मोबाइल में ही गड़ा रहता है। पता नहीं किससे चैटिंग कर रहे हैं। चैटिंग भी चल रही है या कोई ऐसी वैसी फिल्म देख रहे हैं, पता नहीं। खैर, जो भी हो भाड़ में जाए। आखिर जब सब मुझे ही करना है तो देख लूंगी मैं। आज शायद पूर्णिमा है। खिड़की के शीशे से पूरा चांद दिखाई दे रहा था। अचानक सुभाष को फूल की याद आई और धीरे से उसने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और उसे चूमने लगा। पर वह तो कुछ और ही चाहती थी। वह चाहती थी कि कम से कम हाल चाल पूछे, थोड़ी देर बातें करे। पर यह क्या, वह तो जैसे निपटा देना चाहता था सब कुछ जल्दी जल्दी। फूल ने सुभाष के चंगुल से अपने आप को मुक्त करते हुए कहा, देखिए सुभाष, ठंडे दिमाग से बोल रही हूं। आजकल आप प्यार भी इस तरह करते हैं जैसे दफ्तर का कोई काम पूरा कर रहे हों। छोड़ो मुझे, मैं भी थकी हुई हूं दिन भर के कामों से। उसने करवट बदलकर आंखें बंद कर ली और इस तरह उसने समेट ली थी दिन भर की सारी बातें। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।